IRCTC एक ऐसा स्टॉक जो हर कोई एक समय पर जिसके बारे में सब लोग चर्चा कर रहे थे और आज वही स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 45% डाउन है। अभी ऐसे में सवाल ये आता है कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है या फिर कंपनी में सच में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और इस वीडियो में हम लोग टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे IRCTC का। बाय द वे, एक और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। IRCTC अभी मेरे पोर्टफोलियो में भी नहीं है, मेरे वॉच लिस्ट में भी नहीं है। आने वाले टाइम में शायद है मेरे पोर्टफोलियो में ऐड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो सब कुछ डिपेंड करेगा तभी के मार्केट डायनामिक्स में और मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ में। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले आप देखोगे IRCTC का आपके सामने ये जो चार्ट है, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट था। मैं वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ और यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसने IRCTC ने लगभग इस टाइम पे 2021 में, अक्टूबर 2021 में इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, जो कि था लगभग 1130-32 के आसपास का। ठीक है, उसके बाद इसने ये जो लेवल है इसके 2000 जुलाई 2022 जुलाई में इसने 550 के लेवल को टच करा और वापस उसने अप्रैल 2023 में 550 के आसपास के लेवल को टच करा। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न बना और उसके बाद अच्छा खासा ये जो नेकलाइन थी जिधर हम लोग ने अभी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करा है, वो ब्रेक करके अच्छा वापस इसने अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करा था। और ये मैंने कोई तो जो हम लोग का जो स्टॉक्स फॉर द वीक वाला जो वीडियो रहता है उसमें भी मैंने डिस्कस करा था। और आप देखोगे ये जो मई वाले हफ्ते में या मई वाले महीने में इसने इस लेवल को टेस्ट करा था, तो उस टाइम का कोई एक वीडियो आप जाके देख सकते हो। तो उसके अंदर मैंने बताया था कि शायद ये यहाँ से अपसाइड जा सकता है, बट ऑब्वियसली ये कभी ब्रेकआउट हुआ नहीं और ये कभी उतना ऊपर की तरफ गया नहीं। अभी आप देखोगे उसके बाद अच्छी खासी इसके अंदर सेलिंग आई थी। आप देखोगे प्राइस एक्शन बना के एक लोअर लोज लोअर हाइज का फॉर्मेशन बना के एक अच्छा खासा यहाँ पर एक गिरावट आती जा रही है। अभी यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज के लगभग सपोर्ट पर आ चुका है। अभी आप देखोगे इसके पहले 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे कभी नहीं आया था, क्योंकि फेयरली नया स्टॉक है वैसे तो ये। तो इसके लिए 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे आना इतना ज़्यादा क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर एक डेथ क्रॉसओवर है। अभी डेथ क्रॉसओवर, गोल्डन क्रॉसओवर, ये सब क्या होता है ना, इसके ऊपर मूविंग एवरेज इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर आप वो जाके देख लेना। मैं आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करूँगा। आप देखोगे यहाँ पर से एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है। मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखोगे कितनी प्रॉपर इसने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को एकदम रिस्पेक्ट देते हुए आ रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होती है तब तक तो कम से कम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये एक डाउन ट्रेंड में ही यहाँ पर चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे अभी के लिए ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल होगा। मान लो कल को कुछ ऐसा होता है कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ऐसे ब्रेक होती है, बट ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के साथ साथ ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये भी ब्रेक होना चाहिए। मान लो ये ट्रेंड लाइन ऐसी है, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, फिर उसका इधर इधर ही स्टॉक चल रहा है, फिर उसका वापस नीचे आ गया, तो फिर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का कुछ मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद वापस से उसी रेंज में आ जाएगा। ठीक है, तो कम से कम ट्रेंड लाइन जैसी मान लो ब्रेक होती है, सब इधर सपोर्ट लेता है, फिर उसके बाद ऐसा ब्रेक करता है, तो ये जो यहाँ पर जो लोअर लोज लोअर हाइज का फॉर्मेशन बन रहा था, वहाँ पर वो हायर लोज हायर हाइज का फॉर्मेशन बनेगा और कहीं ना कहीं ट्रेंड में चेंज आ जाएगा। लेकिन अभी मैंने आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि अपॉर्चुनिटी या धोखा ऐसा मैंने क्यों कहा है। अभी जिस किसी ने भी मेरा वॉल्यूम वाला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखना, क्योंकि जो मैं चीज़ आगे डिस्कस करने वाला हूँ वॉल्यूम वाले वीडियो से आप रिलेट कर पाओगे। मैं 2 मिनट के लिए मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट खोलना चाहूँगा। ठीक है, और आप यहाँ पर आप अपनी नज़र डालना, आप देखोगे यहाँ पर आपके वॉल्यूम्स देखो और उसके बाद के वॉल्यूम्स देखो, कितना ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट हुआ था कितने अच्छे वॉल्यूम्स आए थे, और जब अभी ये स्टॉक गिर रहा है तो कितने कम वॉल्यूम्स आ रहे हैं। ठीक है, यही नहीं, साथ ही साथ अगर मैं आपको 3 मंथ वाले चार्ट पर लेके जाऊँ जहाँ पर 3 मंथ की एक कैंडल बनती है, यहाँ पर तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था तभी कितने ज़्यादा वॉल्यूम्स थे। ठीक है, उसके बाद भी जब नीचे गिरा, ये जो 2-3 महीने जब नीचे गिरा या 2-3 क्वार्टर नीचे गिरा, तब वॉल्यूम्स कितने कम हुए। फिर उसके बाद जब वापस स्टॉक ने पिकअप किया और बुलिश मोमेंटम दिखाया, तब वॉल्यूम्स बढ़ गए कंपेयर टू पहले के हिसाब से। और अभी जब पिछले 2 क्वार्टर से गिर रहा है तभी वॉल्यूम्स उसके आधे हो गए। तो इससे ये समझ में आता है कि
गिरावट तो आ रही है, लेकिन उतना ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो ये कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक छोटा सा एक करेक्शन, एक पुल बैक है, और उसके बाद यहाँ से एक मोमेंटम दिख सकता है आने वाले टाइम में डेफिनेटली। बट उसके लिए जो ट्रेंड लाइन है और ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, इसका ब्रेक होना काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। तभी ही ये मतलब हम लोग को चार्ट्स पे दिखेगा, और चार्ट्स पे दिखेगा तो उस हिसाब से हम लोग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है। बट फिलहाल वॉल्यूम को अगर मैं सिर्फ कंसिडर करूँ वॉल्यूम के हिसाब से, तो ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर एक बाइंग आती हुई दिख सकती है। ठीक है। तो इस बात का हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। अभी मैंने बाय द वे इसके ऊपर फिबोनाची तो मैंने लगा के नहीं देखा था, बट अभी आपके सामने ही मैं फिबोनाची लगा के देख लेता हूँ कि फिबोनाची में कुछ लेवल दिख रहेगा। तो रीसेंट लो से मैं जिसका ऑल टाइम हाई है वहाँ तक फिबोनाची प्लॉट कर देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर 0.6 के लेवल के नीचे ही आ चुका है और क्लोजिंग भी दे चुका है ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो ये कहीं ना कहीं फिबोनाची के हिसाब से तो कहीं ना कहीं एक वीक जोन में तो आ चुका है। बट जो प्राइस एक्शन के लेवल के हिसाब से आप देखोगे ये एक बार ही रिस्पेक्ट करता प्राइस एक्शन के हिसाब से इस लेवल को, दो बारी, तीन बारी, ये चौथी बार, ये पांचवी बार, ये छठी बार, फिर सात, आठ और ये नौवीं बार रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल है उससे आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर है तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरीके से ये एकदम डाउन ट्रेंड में चला गया है। क्योंकि मैंने जब ये टाइम पे भी जब ये वीडियो बनाया था, जब ये डिस्कस करा था, मुझे टू बी ऑनेस्ट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कि मैंने आप लोग से क्या कहा था। बट मुझे इतना तो पता है कि मैंने आप लोगों को इतना तो बताया होगा कि अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल है जिसका ब्रेकआउट कर रहा है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, तो कभी भी मतलब यही स्टॉक को लेकर नहीं, कोई भी दूसरे स्टॉक को लेकर इतने आसानी से ब्रेकआउट नहीं होता। और अगर गलती से ब्रेकआउट हो भी गया तो पुल बैक लेने ज़रूर आता है। ठीक है। बहुत रेयर, मतलब हज़ार में से दो तीन स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे जो एकदम पहली बार में ब्रेकआउट कर देंगे। तो ये वो हो सकता है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट के लिए इसके लिए पीछे आया, मतलब पुल बैक लिए अच्छा खासा, फिर यहाँ से एक नया मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है और फिर शायद नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। ठीक है। कोई भी गारंटी नहीं है कि ऐसा ही होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अभी तक जितना इसका प्राइस एक्शन दिख रहा है उस हिसाब से। ठीक है। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से फ़िलहाल तो मैं वेट करना चाहूँगा जब तक ये लोअर लेवल ब्रेक नहीं होते या अपर लेवल ब्रेक नहीं होते, क्योंकि इसके बीच में ये इनडिसाइसिव मोड हो जाता है। ठीक है। तो उस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो हो गया इसका टेक्निकल एनालिसिस। अभी इससे पहले मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूँ। अगर अभी तक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा देना, दबा देना, ताकि जब भी कोई मैं अगला वीडियो लेके आऊँ तो भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी चैनल की तरफ से। ठीक है। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ भी वीडियो शेयर कर दो, तो ताकि आपके दोस्त लोग या रिलेटिव जिन जिन लोग ने भी आईआरसीटीसी में इन्वेस्ट करा है या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो वो लोग को भी एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। अभी फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैं आप सभी को पता है कि मैं स्क्रीनर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये 63,000 करोड़ की कंपनी है, मार्केट कैप है उसका, तो ऑब्वियसली लार्ज कैप हो गया। 788 इसका करंट मार्केट प्राइस है, इसका हाईएस्ट प्राइस और लोवेस्ट प्राइस भी ऑलरेडी दे दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि लोवेस्ट प्राइस के आसपास ही अभी इसका करंट मार्केट प्राइस भी है। स्टॉक का पी 52 है, इंडस्ट्री का पी भी 52 है। बुक वैल्यू 44 का है, तो बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 14% मेरे हिसाब से, 14-15% के हिसाब से ये ट्रेड कर रहा है। सॉरी, एक्चुअली 14-15% नहीं, 18-19% के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा है, 0.82% का, और फेस वैल्यू 2 रुपये की है, प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग 62 की है, आर ओ सी 53.8 है और आर ओ ई 40.4 का है। तो आर ओ सी और आर ओ ई के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। अभी कंपनी के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है। कंपनी के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो 1999 में कंपनी शुरू हुई थी, और ये सीपीएसई सेक्टर है, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसका ये मतलब होता है कि ये पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में आती है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में नहीं आती। तो इस बात का भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। और ये ओनली कंपनी ऑथराइज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ऑनलाइन रेलवे टिकट्स, केटरिंग सर्विस एंड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एट रेलवे स्टेशन एंड ट्रेन इन इंडिया। ठीक है। तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा लोगों को आईआरसीटीसी का बिज़नेस के बारे में पता ही होगा, बट मैं ज़्यादा टाइम इसके ऊपर वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको बहुत शॉर्ट में इसको समझा दूंगा। ठीक है। तो ये लोग ऑब्वियसली जो रेलवे स्टेशन पे और जो ट्रेन में जो भी खाने पीने का सामान वामान है ये लोग देते हैं।
यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये लोग का केटरिंग बिजनेस से 47% का रेवेन्यू आता है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर जाके देखेंगे, टिकटिंग से इधर लिखा है कि 30% का ये लोग का रेवेन्यू आता है। टिकटिंग का 30% का रेवेन्यू, तो 77% तो यहीं पर हो गए। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर मैं एक सेकेंड, हाँ, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करूँ तो आप देखोगे बाकी का भी इधर रेवेन्यू इधर और भी दिया गया है कि टूरिज्म से ये लोग का 16% का रेवेन्यू आता है। ठीक है, टूरिज्म यानी कि ये लोग पैकेजेस सब निकालते हैं कि आपको अगर इधर ट्रैवल करना है उधर ट्रैवल करना है, तो ये सब का भी ये लोग पैकेजेस निकालते हैं। और जो आखिरी ये लोग का जो रेवेन्यू का फॉर्म है वो है रेल नीर। ये लोग का एक बॉटल्ड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, जैसे बिस्लरी हो गया, एक्वाफिन हो गया, तो वैसे ही ये लोग का खुद का आईआरसीटीसी का रेल नीर करके एक पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, जो ये लोग का 7% के आसपास है। बट ये FY24 में गिर गया है एज़ कम्पेयर टू 22 में। फाइनेंशियल 2022 में ये 9% का था, अब ये 2024 में 7% का हो गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गिर गया है। ठीक है, तो उस बात का भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, इस बात पे हम लोग को यहाँ पर देखना है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ। हाँ, अगर हम लोग एक्सपेंशन पर देखेंगे तो ये लोग देखेंगे केटरिंग बिजनेस का ये लोग ऑलरेडी द रेलवे बोर्ड हैज़ रिक्वेस्टेड टू हैंड ओवर फ्रेश साइट्स एट 146 स्टेशन फॉर सेटिंग अप फूड प्लाजाज एंड फूड यूनिट्स एंड 100 more sites for retiring rooms स्पेशली एट A1 एंड A कैटेगरी स्टेशन टू IRCTC। तो ये लोग ऑलरेडी एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं। 146 स्टेशन के ऊपर ऑलरेडी नए साइट से लोग लॉन्च करने का सोच रहे हैं। साथ ही साथ ये लोग का जो रेल नीर, जो ये लोग का पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, ये लोग उसका नया प्लांट लगाने का बात कर रहे हैं विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, जिसका कैपेसिटी होगा 72,000 बॉटल्स पर डे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और जो शुरू भी हो चुका है अक्टूबर 2024 में। ठीक है, और उसके बाद ये लोग अंबरनाथ और दानापुर में भी एक नया कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, जिसका कैपेसिटी होगा, सॉरी, एक और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऐड कर रहे हैं जिसका कैपेसिटी होगा 3 लाख बॉटल पर डे, जो कि और एक अच्छी बात है। अभी न्यू इनिशिएटिव्स यानी कि और नया नया ये लोग क्या सोच रहे हैं कि लोग और क्या बिजनेस में कर सकते हैं। तो अगस्त 2024 में ये लोग ने क्या किया, NCRTC के साथ पार्टनरशिप किया, और जुलाई में DMRC के साथ पार्टनरशिप किया, क्योंकि इसको ये लोग को QR कोड बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करना था टिकट इसके लिए, तो ताकि ये लोग का जो वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव है वो भी सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, अभी और एक अच्छी बात ये है कि ये लोग जो नॉन रेलवे बिजनेस है उसके अंदर भी घुसना चाहता है। अभी तक तो कैसा था कि जितने भी मतलब जो रेलवे स्टेशन है उसमें ये लोग का बिजनेस था, तो अगर मैं रेलवे स्टेशन में जाऊँगा तभी ही IRCTC को मेरी तरफ से प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर मैं रेलवे स्टेशन नहीं जाऊँगा तो वो लोग को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। बट वो लोग ये चाहते हैं कि एक कस्टमर से जितना जिधर जिधर प्रॉफिट मिल सके वो ले लेना चाहिए, ये लोग का वो है, तो ऑब्वियसली एक्सपांशन के बारे में सोच रहे हैं। तो in December 2023, IRCTC announced plans to expand its non-railway catering business across India. It has established hospitality outlets within 9 organizations, including the Department of Telecommunication in New Delhi, Calcutta High Court, UP Secretariat in Lucknow, and aims to commission an additional 15 catering units nationwide. तो ऑलरेडी ये लोग ने काफ़ी जगह ये लोग ने अपने अपने बिजनेस को लॉन्च कर दिया जो नॉन रेलवे बिजनेस है, और वो लोग और 15-16 जगह ये लोग और अपना जो क्या कहते हैं और नई ये लोग की साइट्स भी लाने की सोच रहे हैं। चलिए, ये सब तो हम लोग को मालूम पड़ गया अभी बिजनेस के बारे में। अभी जल्दी से जल्दी हम लोग प्रोज और कॉन्स देख लेते हैं। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलरेडी ऑलमोस्ट डेट फ्री, डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 32.2 कैगर, ROE 41.9 का है, डिविडेंड पे आउट 44.3 का है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 17.9 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, जो हम लोग ने ऑलरेडी देखा। प्रोमोटर की होल्डिंग पिछले 3 साल में 5% के लगभग गिर गई है, बट वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एकदम ही बुरी बात नहीं होती है, जो हम लोग का इन्वेस्टर रेशियो है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी क्वार्टरली रिजल्ट से अच्छा हम लोग डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाएंगे, और इसको मैं कंपेयर करूँगा 2021 से। क्यों 2021 से? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे ये जो लेवल है इसने लास्ट 2021 में टेस्ट करा था। आप देखोगे 2021 में इस लेवल के पास आया था, मतलब सबसे पहली बारी, और जो लास्ट भी टेस्ट करा था उसने 2023 में करा था। ठीक है, तो अगर हम लोग 2021 के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 2021 में ये लोग की सेल्स कितनी थी, 777 करोड़। ठीक है, अभी वो कितनी हो गई, 4270 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 5-5.5 गुना सेल्स बढ़ गई। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 188 करोड़ का था, 1466 करोड़ का और यहाँ इस बार ही हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 187 करोड़, और उसके बाद वो क्या नंबर है यार, 1111 करोड़ का।
यानी कि नेट प्रॉफिट में 5 गुना बढ़ोतरी आई है, सेल्स में 5 साढ़े 5 गुना बढ़ोतरी आई है। ठीक है। टैक्स ये लोग का पहले 27% लग रहा था, अभी 26% है, उसमें कोई इतना कम ज़्यादा नहीं है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, पहले 24% था, अभी 34% है, तो 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये लोग का बढ़ गया है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया उससे। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जहाँ पर पहले ईपीएस 2 रुपये का हुआ करता था, अभी लगभग 14 रुपये का हो गया है। तो डेफिनेटली सब जगह ये फंडामेंटल्स अभी तक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। हम लोग को प्राइस उतना ही पे करना पड़ रहा है इस स्टॉक को खरीदने के लिए जितना हम लोग को 3 साल 4 साल पहले खरीदना पड़ रहा था। बट जो सेल है और जो कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो अच्छी खासी स्ट्रांग हो गई है, इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अभी हम लोग कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक प्राइस और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं 10 साल, 5 साल और 3 साल के हिसाब से। तो 10 साल का तो डेटा किसी का भी नहीं, हम लोग 5 और 3 साल का ही है, तो उस हिसाब से देखते हैं। तो 5 साल के हिसाब से लोग का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 18% का है, 3 साल के हिसाब से 77% है और लास्ट 12 महीने के हिसाब से 15% है। अगर हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो 5 साल के हिसाब से 32% है, और 3 साल के हिसाब से 94% है और लास्ट 12 महीने के हिसाब से 11% का है। स्टॉक प्राइस की बात करेंगे तो पिछले 5 साल में 35% का पॉजिटिव था, 3 साल में नेगेटिव -2% था और पिछले 1 साल में -8% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर है, पिछले 5 साल में 38, फिर उसके बाद पिछले 3 साल में 42 और उसके बाद पिछले साल के हिसाब से 40%। तो ऑन एन एवरेज आर ओ ई लोग का 40% तो चल ही रहा है। बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट में ना हम लोग को कंपनी का एकदम फाइनेंशियल हेल्थ मालूम पड़ जाता है कि भाई कंपनी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, कितनी ज़्यादा वीक है। ठीक है। क्योंकि सेल्स जनरेट करना और प्रॉफिट ऑफिट बनाना वो सब ठीक है, लेकिन आप कितना पैसे बचा रहे हो, कितना उसको इन्वेस्ट कर पा रहे हो, कितना आपके पास लोन है, वो सब कुछ यहाँ पर दिख जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 2021 के हिसाब से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो जो रिजर्व्स थे वो थे लगभग 1300 करोड़ के आसपास। अभी वो रिजर्व्स 2.5 गुना बढ़ के 3360 करोड़ के आसपास हो गए हैं। बट हम लोग एक बात यहाँ पर देखेंगे, ये जो बोरोविंग्स थी 80 करोड़ की बोरोविंग्स थी, अभी वो उसकी आधी हो गई है बोरोविंग्स, 40 करोड़ के आसपास की बोरोविंग्स हो गई है। यहाँ पर ऑब्वियसली बढ़ गई थी 2022 में, फिर 2023 में भी थोड़ी सी बढ़ गई थी, मतलब 2022 के मुकाबले कम हो गई थी, 2021 के मुकाबले बढ़ गई थी। अब बट उसके बाद से अच्छा खासा ये लोग पिछले 3 साल में बोरोविंग्स तो एकदम अच्छा खासा कम करते हुए ला रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 2021 में आप देखोगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी सिर्फ 24 करोड़ का हुआ करता था, लेकिन अभी लगभग लगभग मतलब 500 करोड़ के पास तक पहुंच गया है। तो उस हिसाब से भी लोग ने अच्छा खासा इंक्रीज़ लिया है और यही बताता है कि जो इतना ज़्यादा ये लोग न्यू इनिशिएटिव ले रहे हैं नॉन नॉन रेलवे बिजनेस में जाने का, फिर उसके बाद और भी नए स्टेशन पे ये लोग को जो भी अपना क्या कहते हैं और भी प्रेजेंस बनाना है, तो वो सब कुछ बताता है। क्योंकि वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि आप कितना और अपना पैसा किधर किधर काम पे लगा रहे हो ताकि उसका आपको बेनिफिट इन फ्यूचर मिल सकता है। तो उस हिसाब से तो ये काफ़ी ज़्यादा एक एकदम इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है यहाँ पर। अभी हम लोग कैश फ्लो देख लेते हैं। ठीक है। कैश फ्लो में भी हम लोग को और काफ़ी ज़्यादा इसमें कंपनी का जो क्या कहते हैं जो कंपनी का जो कैश जनरेटिंग प्रो ये है एफिशिएंसी, वो बताता है कि कंपनी अगर सेल कर रही तो कंपनी के जेब में पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कि वो सिर्फ हम लोग को क्या बोलते हैं बैलेंस शीट में ही या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ही दिख रहा है। ठीक है। बाय द वे कैश फ्लो के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना के रखा हो चैनल पर, आप वो जाके देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कैश फ्लो के बारे में समझाया है। तो आप देखोगे 2021 में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 248 करोड़ का था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -453 था और फाइनेंसिंग एक्टिविटी -47 करोड़ था। ओवरऑल -252 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो था। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कैश फ्लो यहाँ पर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दुगना हो गया 524 करोड़। फिर उसके बाद और आधा मतलब 1.5% के आसपास बढ़ गया। अगर उसको मैं परसेंटेज के हिसाब से बताऊँ तो लगभग नहीं बोल के 30%, 28-30% के आसपास बढ़ गया 812 करोड़। और उसके बाद भी 882 करोड़ के आसपास हो गया, ऑलमोस्ट 10% के आसपास का ग्रोथ दिखा है। ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे ये जो नेगेटिव कैश फ्लो था वो पॉजिटिव में आ गया, फिर उसके बाद और उसके अंदर ऑलमोस्ट डबल हो गया और अभी यहाँ पर ये जो कैश फ्लो था वो 4 गुना हो गया। यानी कि ये जो पॉजिटिव पैसा यानी कि कंपनी के पास ये रिटेन्ड प्रॉफिट के हिसाब से आ गया 262 करोड़, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा
नंबर है और एक अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी तक में तो मुझे कंपनी में फ़िलहाल तो कुछ भी नेगेटिव पॉइंट नहीं लग रहा है। मतलब फंडामेंटली, टेक्निकली तो जैसा कि मैंने बताया कि प्राइस ऑब्वियसली गिर रहा है और एक डाउन ट्रेंड चैनल में है या एक डाउन ट्रेंड रेंज में है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल और आरओसी। तो अगर 2021 के हिसाब से देखेंगे तो डेटर डेज 245 डेज़ का था, अभी वो 117 दिन का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। ऑब्वियसली सबसे कम ये लोग का इधर 2016 में था, बट उससे कम होना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से तो जैसा कि मैं बताता हूँ हमेशा 45 to 75 डेज़ के बीच में रहना चाहिए, 45 डेज़ to 60 डेज़ के आसपास, 75 डेज़ मैक्सिमम रहना चाहिए। बट हर एक बिज़नेस एक अलग अलग तरीके से काम करता है, करेक्ट। किसी किसी दिन का, किसी किसी बिज़नेस का आपको डेटा डेज तो शायद 200 दिन भी, 300 दिन भी मिल जाएगा, और वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी का ही नहीं होता, बट सारे पूरे पूरे सेक्टर में वैसा रहता है। बट फिर भी मुझे ये अभी भी लगता है कि 4 महीने का डेटा डेज थोड़ा सा ज़्यादा है। इन्वेंट्री डेज 16 दिन ठीक ठाक है ये। और अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कहते हैं डेज पेबल, तो ये बहुत ही ज़्यादा है। लगभग 4 साल का इन्वेंट्री, सॉरी डेज पेबल है। तो 4 4 साल बाद आप अपने पैसे भर रहे हो। मोनोपली है ऑब्वियसली, इसकी मोनोपली है, क्योंकि ये ओनली कंपनी है जिसका क्या कहते हैं जो टिकटिंग बिजनेस वो सब में है, रेलवे के और फिर केटरिंग बिजनेस वो सब में। तो बट ये मोनोपोली का मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत फ़ायदा है। अच्छी बात यह है कि ऑब्वियसली यहाँ पर से आप देखोगे 2021 में ये 10 10 साल 12 साल का एक हिसाब में ये लोग का वो था डेज पेबल की, 12 साल बाद ये लोग पेमेंट देंगे ऑन एन एवरेज, वैसा ये क्या कहते हैं फोरकास्ट कर रहा जा रहा था। बट अभी यहाँ पर धीरे 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 वो नंबर्स कम होता दिख रहा है। मेरे हिसाब से ये भी अच्छा खासा कम होना चाहिए। अगर ये 150 दिन 200 दिन भी होता है तो भी एक हिसाब में ठीक रहेगा, कंसिडरिंग कि भाई ये लोग की इतनी पावर है मोनोपोली के बिजनेस के हिसाब से। अच्छी बात यह है कि आरओसी सिर्फ पिछले इतने सालों पे आरओसी एक बार सिर्फ 40 के नीचे गिरा था, वो था 2021 में। उसके बाद कंसिस्टेंसी या उसके पहले भी कंसिस्टेंटली कम से कम 40 का आरओसी तो मेंटेन हुआ ही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट देखते हैं, जो ऊपर कॉन में हम लिखा था कि पिछले कुछ क्वार्टर में पिछले 3 साल में 5% की कुछ होल्डिंग्स कम हुई थी प्रमोटर्स की। तो इसको हम लोग 2020 से देखते हैं। 2020 में 87% की होल्डिंग थी प्रमोटर्स के पास, 1% था, ऑलमोस्ट 2% था एफ के पास, डी के पास 2.25% था, और पब्लिक के पास सिर्फ 8.5% के आसपास का माल था। उसके बाद 2021 में 20% का स्टेक प्रमोटर्स ने बेचा, जिसमें से 7% के आसपास खरीदा एफ ने, 7.5% के आसपास खरीदा डी ने, और पब्लिक ने खरीदा 6%। तो एफ और डी ने जिधर मौका मिला वो लोग ने पब्लिक से ज़्यादा पैसा, मतलब ज़्यादा वो क्वांटिटी में वो लोग ने खरीदारी की, ताकि वो लोग को ज़्यादा स्टेक मिल सके। अभी अगर फास्ट फॉरवर्ड टू 2024 देखेंगे सितंबर में ही, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स ऑब्वियसली यहाँ पर 5%, एग्जैक्टली 5% गिरी है, और जो एफ है वो लोग की भी होल्डिंग्स में कुछ 1 सवा 1% का गिरावट आई है। लेकिन आप देखोगे ये डी ने, ये लोग के इधर, मतलब डी ने ऑब्वियसली अपना 4% के आसपास का स्टेक इंक्रीज कर दिया इधर। पब्लिक के पास मतलब कितना ही गया, वो बचा हुआ 2% ही सिर्फ गया है, जो इधर से इधर 2% ही गया है। जहाँ पर एफ ने अपना 1 1.5% माल बेचा और प्रमोटर्स ने अपना 5% का माल बेचा, उसको डी ने ही ज़्यादातर एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे टोटल सिर्फ 16% का माल पब्लिक के पास है, 16% सिर्फ पब्लिक के पास है। ठीक है, बाकी 84% एफ डी और प्रमोटर्स के पास है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि प्रमोटर्स के पास एफ डी के पास जितना ज़्यादा माल होगा वो ज़्यादा अच्छी बात है, और पब्लिक के पास हमेशा एकदम कम, जितना कम हो सके उतना कम रहना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि 80-20 का रेशियो रहना चाहिए, मतलब 20% पब्लिक का पास रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, बट मैक्सिमम 25 तक भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मुझे क्या लगता है, देखो मेरे हिसाब से, मुझे मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे लगता है कि ये फ़िलहाल तो एक अंडर वैल्यूड लग रही है। ठीक है, कंपनी, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग के बैलेंस शीट अच्छा लग रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छा लग रहा है, सेल्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है। ठीक है, ऑल टाइम हाई सेल्स है, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स बन रहे हैं, तो ये डेफिनेटली अच्छी बात है। स्टॉक प्राइस भले से गिर रहा है, बट अगर मैं इसको वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा स्पॉट है यहाँ पर। बट अगर मुझे और भी ज़्यादा अच्छी वैल्यू चाहिए तो मैं तो वेट करूँगा कि इसका प्राइस और ज़्यादा गिरे।
मतलब जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि मान लो कि अगर यहाँ पर ये प्राइस अगर इस लेवल के भी नीचे चला गया, ठीक है, तो मुझे तो और अच्छा है ना कि मतलब मैं 600 650 के लेवल पर वो स्टॉक को लूँ, रादर 700 के लेवल पर या 750 के लेवल पर। अगर 600 650 पे मुझे मिल जाता है 200 मूविंग एवरेज के आसपास, तो और अच्छा है, यहाँ पर प्राइस एक्शन भी बनेगा तो मुझे मोमेंटम भी मिल सकता है और साथ ही साथ मुझे अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने में मिल जाएगा। दूसरा, अगर मान लो कि यहाँ पर से मुझे अगर ऐसा लगता है कि यहाँ से स्टॉक प्राइस पलट गया, तो ऑब्वियसली मैं इसको ट्रैक कर सकता हूँ कि यहाँ पर जैसे मुझे अगर चेंज इन प्राइस दिखता है कि या थोड़ा सा चेंज इन ट्रेंड रादर दिखता है, तो मैं वहाँ पर फिर अपनी एंट्री बना सकता हूँ। ये जब ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होगा, तो ऑब्वियसली मुझे ये वाली वैल्यू पर नहीं मिलेगा, बट मुझे वैसी वैल्यू पर मिलेगा जहाँ पर मुझे पता है कि अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट मिलता है तो मुझे मोमेंटम के साथ मुझे रिटर्न्स मिलेंगे। तो मुझे ऐसा नहीं होगा कि रिटर्न्स के लिए मे भी 20 साल 15 साल 10 साल रुकना पड़े। मे भी मेरा 1 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर ही मेरा एक अच्छा खासा गेन 40 50% का गेन इसके अंदर निकल जाएगा। तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल फंडामेंटली तो ये एक फेयरली वैल्यूड अंडर वैल्यूड टाइप ऑफ कंपनी लग रही है। टेक्निकल के हिसाब से फ़िलहाल अभी थोड़ा सा एक सेलिंग साइड पर चल रहा है, तो टेक्निकली थोड़ा सा इंप्रूव होगा तब थोड़ा मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा पोजीशंस बनाने के लिए। जैसा मैंने कहा कि ऑलरेडी ये मेरे वॉच लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं है और अभी तक तो मेरा कुछ भी प्लान नहीं है इसको अपनी पोजीशंस बनाने का। इन फ्यूचर शायद मैं बना भी सकता हूँ, नहीं भी बना सकता हूँ, जैसा कि मैंने कहा सब कुछ डिपेंड करेगा तभी मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये तो था मेरे तरफ से टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस आईआरसीटीसी का। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्या आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो नहीं हो, या आपको क्या लगता है कि आगे चल के कौन से लेवल तक जा सकता है, चाहे वो अपसाइड के हो चाहे डाउन साइड के हो, और क्या ये कंपनी वापस अपना नया ऑल टाइम हाई बना भी पाएगी या नहीं बना पाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना और अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ भी वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।